राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम अपनी इस वीडियो में जितने भी टीसीएस के द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आपका रिविज़न अच्छे से हो जाए। अगर आपका रिविज़न अच्छे से हो रखा है तो आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिस सेट्स करते रहने चाहिए जिससे कि आपका रिविज़न अच्छे से होता रहे। ठीक है, अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की जो फुल फॉर्म है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है और ये एक वायरस के कारण फैलता है जिस वायरस का नाम है HIV और उसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसको ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कहाँ से होता है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा, नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो नॉर्मली मैं बोलूँ तो अमरकंटक पठार से निकलती है। ठीक है, और ये है कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वो अमरकंटक पठार से होता है। ठीक है, और अमरकंटक पठार जो है हमारा, ये सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है। और याद रखना है आपको, नर्मदा नदी जो है ये भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। यानी नर्मदा नदी जो है वो हमारी वो पश्चिम दिशा में बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, आपको जैसा कि पता है कि कुछ नदियाँ पूर्व से पश्चिम बहती हैं, कुछ पश्चिम से पूर्व बहती हैं। तो जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा नदी उनमें से एक है। कुछ प्रमुख नदियाँ जो हैं उनमें से एक है नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, और नर्मदा नदी गिरती कहाँ पर है? तो ये अरब सागर में गिरती है। ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS पावर पॉइंट में Ctrl+M शॉर्टकट उपयोगकर्ता को डैश में मदद करता है। यानी ये आपसे ये पूछना चाह रहा है, Ctrl+M जो शॉर्टकट की है वो MS पावर पॉइंट में क्या वर्क करती है। ठीक है, तो देखिए, Ctrl+M अगर पावर पॉइंट की बात की जाए तो ये जो है नई स्लाइड को ऐड करने में मदद करती है उसकी। ठीक है, इंसर्ट न्यू स्लाइड इनटू द प्रेजेंटेशन। जो भी आप प्रेजेंटेशन देते हो उसमें अगर आपको न्यू स्लाइड ऐड करने की ज़रूरत हो, आपको Ctrl+M शॉर्टकट की का यूज़ करना है। ठीक है, तो Ctrl+M किसके लिए? पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों का शासन भारत में कब से शुरू हुआ है? यानी पुर्तगाली जो है वो भारत में कब से आए? तो देखिए, आपको पता होगा पहला पुर्तगाली जो था वो वास्को डी गामा था जो 1498 में भारत में आया था और ये कालीकट के तट पर उतरा था। ठीक है, तो भारत में पहला पुर्तगाली कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में आया था। और कहाँ पर उतरा था? तो कालीकट के तट पर उतरा था। ठीक है, यह भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग, इसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। यानी कहने का मतलब ये, पुर्तगाली जो आया था कालीकट पर जब उतरा था वो, तो ये भारत और यूरोप के बीच में एक समुद्री मार्ग की खोज की थी इसने। ठीक है, जिस रास्ते से ये आया था। ठीक है, अब लेकिन जब औपचारिक रूप से पुर्तगाल शासन की जो शुरुआत है वो 1505 में मानी जाती है, लेकिन जबकि वास्को डी गामा 1498 में भारत आ चुका था। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा को भारत पुर्तगाल का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। पूछा जा सकता है भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय कौन था? तो वो थे आपके फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले गोवा पर अधिकार किया। तो सबसे पहले उन्होंने अपना अधिकार कहाँ जमाया? गोवा पर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला अधिकार कहाँ पर जमाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा पर। पुर्तगालियों ने अपना पहला अधिकार कहाँ पर जमाया था? गोवा पर। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया था? ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया गया था? तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर है, पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी जो है 1530 ईस्वी में बनाया था। यानी 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का शासन भारत में कब से शुरू हुआ? तो देखिए, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि ये 1498 में हुआ था। वास्को डी गामा आया था कालीकट के तट पर। तो ये क्वेश्चन मैं पहले आपको करा चुकी हूँ, तो ये रिपीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदर्भ का रणजी ट्रॉफी में लेटेस्ट उपलब्धि क्या है? तो देखिए, 2024-25 रणजी ट्रॉफी के जो विजेता हैं यह उनका तीसरा खिताब है। विदर्भ जो है वो उन्होंने रणजी ट्रॉफी का तीसरा खिताब जीता है। पहले वो 2017, 18 और 18-19 में भी जीते थे। ठीक है, और रणजी ट्रॉफी आपको बता दिया जाए कि किस खेल में दी जाती है रणजी ट्रॉफी, तो ये लोग आप मेरे को कमेंट करके बताना। वैसे मैं आपको बता दूँ, जो रणजी ट्रॉफी है हमारी वो क्रिकेट में दी जाती है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि रणजी ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कि रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है और ये
विदर्भ जो है वो तीसरी बार इन्होंने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। 17 में भी, 18 में भी और 18-19 में भी इन्होंने इस खिताब को जीता था। ठीक है, फाइनल में केरल के खिलाफ ड्रॉ मैच के बावजूद उन्होंने पहली पारी में 37 रन की बढ़त हासिल की थी, जिसके आधार पर विजय सुनिश्चित हुई। तो ये आपको याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। और विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी अब तीसरी बार जीती है। वो 17 में भी जीत चुके हैं, 17-18 में भी और 18-19 में भी, और अब इन्होंने 2024-25 में भी ये जीती है। 2024-25 वाला जो है ये रणजी ट्रॉफी का इनका तीसरा खिताब है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? यानी दीघा में जगन्नाथ मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है वो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। तो देखिए, दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया है। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो है हमारी ममता बनर्जी, और ये 30 अप्रैल 2025 को किया गया है। ठीक है, तो किसने किया है? ममता बनर्जी ने किया। ये कहाँ की मुख्यमंत्री है? पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैक्ट्रिया का राजा डेमेट्रियस किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो बैक्ट्रिया का राजा डेमेट्रियस जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहली बात तो देखो, डेमेट्रियस जो था ये एक इंडो ग्रीक राजा था जो बैक्ट्रिया यानी वर्तमान में अफगानिस्तान और तजाकिस्तान से आया था। वह लगभग 190 से 180 ईसा पूर्व भारत आया था। तो किसके शासनकाल में आया था? पहली बात तो ये। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, पहली बात वो लगभग 190 से 180 ईसा पूर्व में आया था। और उस समय जो है मौर्य साम्राज्य जो था वो समाप्त हो चुका था और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। लगभग 185 ईसा पूर्व ही थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, यानी शुंग वंश के शासनकाल में वो आया था। डेमेट्रियस भारत में पुष्यमित्र शुंग के काल में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, और ये लगभग 185 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022-23 में ग्रामीण विकास सूचकांक किन अंकों के बीच था? यानी 2022 और 23 में भारत का ग्रामीण विकास सूचकांक जो था वो क्या था? तो जो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 2022-23 में ग्रामीण विकास सूचकांक, जिसे पंचायत उन्नति सूचकांक भी कहा जाता है, जिसमें ग्रामीण पंचायतों के विकास स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापा गया था। तो ये क्या था? ये 0 से लेकर 100 के बीच था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेके 100 के बीच तक। ठीक है, और फ्रंट रनर 70 से 90 था, परफॉर्मर जो था वो 60 से 75 तक के बीच का था। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके आउट ऑफ माइंड जाएंगे, यानी कि जो आपको समझ में नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, ऐसा जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हो वहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा आते ही आते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन इसमें है भी जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हो सकता है मैं उसका मुझ पर हो पाएगा तो मैं ब्रीफली उसका आंसर आपको देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 2021 और 2010 में 2021 वाली स्प्रेडशीट को 2010 में खोलेंगे तो आप निम्न में क्या परिवर्तन दिखेगा? यानी कि जो हमारा MS एक्सेल है 2021 वाला और 2010 वाला, तो ये कह रहा है 2021 वाली जो स्प्रेडशीट होती है, अगर हम उसे 2010 में खोलेंगे तो हमें क्या चेंजेस यानी क्या परिवर्तन उसमें हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, जब हम 2021 वाली स्प्रेडशीट को 2010 में खोलेंगे तो इसमें हमारे कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो उसमें वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ सुविधाएं आपको या कुछ फीचर्स ऐसे मिलेंगे जो उसमें काम नहीं करेंगे आपको, क्योंकि आपको पता है कि वो फीचर्स उसमें उपलब्ध नहीं होंगे तो वो काम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सेल 2010 में 2021 वाले जो कुछ फीचर्स होंगे लेटेस्ट वो 2010 में उपलब्ध नहीं होंगे, तो फिर वो वहाँ से वर्क नहीं करेंगे। देखिए, जैसे कि आपको क्या क्या मिल सकता है, नए चार्ट जैसे फनल, मैप, सब सनबर्स्ट आदि एक्सेल 2010 में नहीं देखेंगे या काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसमें है ही नहीं, वो फीचर्स उसमें है ही नहीं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे नहीं, तो वो काम नहीं करेंगे। 2021 वाला लेटेस्ट वर्जन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि डायनेमिक एरे फार्मूला, कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे, ये आपको एग्जाम्पल के तौर में मिल रहे हैं। ऐसे कुछ फीचर्स 2021 वाली स्पीड को जब आप 2010 में खोलोगे तो वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कुछ फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपको वर्क नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025 में भारत में वक्फ अधिनियम के विरोध किन मुस्लिम संगठनों ने किया? यानी किन मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध किया है? तो देखिए, मुस्लिम संगठनों में प्रमुख रूप से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB शामिल था। इसके अतिरिक्त जमीयत उलेमा ए हिंद और जमीयत इस्लामी हिंद, इन लोगों ने क्या है इसका विरोध किया है। ठीक है, वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध इन्होंने किए हैं। और इसके अलावा जैसे कि इमरत शरिया जैसे अन्य मुस्लिम समूहों ने विरोध में आर पार आंदोलन किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं।
यानी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की है। ये कुछ संगठन दे रखे हैं आपको, जैसे जमीयत इस्लामी, इमरत शरिया, इस तरीके के इन लोगों ने जो इसका विरोध किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में कितनी बार बुलानी होगी और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है अपने सदनों की यानी लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को कितनी बार बुला सकता है और किस आर्टिकल में ये बात कही गई है। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो राष्ट्रपति में संसद की जो बैठक बुलानी होती है वो हर 6 महीने में कम से कम एक बार बुलानी होती है। यानी 6 माह के अंदर जो संसद है उसमें एक बैठक होनी चाहिए किसी भी सदन की। ठीक है, 6 महीने के भीतर कम से कम एक बार बैठक बुलानी होगी। 6 महीने से ज़्यादा का समय आप नहीं ले सकते हो। और ये बात जो है आपका आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति को 6 माह के अंदर एक बैठक संसद में किसी सदनों की करनी होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2024 में भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक CMD तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी COO के पद पर इनमें से कौन कार्यरत हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मनोज कुमार दुबे कार्यरत हैं। उन्हें 10 अक्टूबर 2024 को यह पदभार ग्रहण करवाया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मनोज कुमार दुबे। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी करने का प्रावधान है। तो देखिए ये आपको भी पता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी करता है और हमारा जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। तो कुल 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, तो आपका आंसर होगा करेक्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। 5 प्रकार की जो रिट है वो रिट आप देख लीजिए। देखिए एक पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, यानी अवैध गिरफ्तारी से मुक्ति के लिए, आप अवैध रूप से गिरफ्तार किसी को नहीं करते। दूसरी है मैंडमस, यानी किसी लोक अधिकारी को कर्तव्य निभाने का आदेश। तीसरी है प्रोहिबिशन, यानी निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है आपकी शर्टियोरारी, यानी निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने के लिए। ठीक है, उसके बाद रही बस आपकी 5वीं रिट की बात करते हैं हम लोग, और सबसे लास्ट तो वो है क्यूरो वारंट, किसी व्यक्ति से उसके अधिकार का आधार पूछने के लिए सार्वजनिक पद पर। ठीक है, ये 5 प्रकार की रिटें जो आपकी जारी की जाती हैं और मैंने आपको आर्टिकल बता दिया कि कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और कौन से आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव फेफड़ों में गैस विनिमय मुख्य रूप से कहाँ होता है। मानव फेफड़ों में जो गैस का विनिमय होता है यानी एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एल्वियोली नामक छोटी छोटी वायु थैलियों में। कहाँ पर होता है, एल्वियो नामक छोटी छोटी वायु थैलियों में गैस एक्सचेंज होती है, क्योंकि ये संरचनाएं गैसों के एक्सचेंज के लिए अनुकूल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक के शिलालेख जो है मुख्य रूप से किस पर उत्कीर्ण थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक के जो शिलालेख हमें लिखे हुए मिले थे वो पत्थरों पर मिले हुए थे, यानी चट्टानों और स्तंभ यानी पत्थरों पर मिले थे। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।